तो अभी हम फर्म्स के कॉस्ट या लागत के बारे में पढ़ रहे हैं। इन वीडियोस में हम रेखा चित्र के माध्यम से कॉस्ट कर्व या लागत वक्र को देखेंगे। हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, हमने देखा था कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन या लागत न्यूनीकरण का प्रॉब्लम जो था वो अगर हम n डिफरेंट आगतों के लिए लिखें तो W1 X1 W2 X2 टू Wn Xn होगा, और इसको हमें X1 टू Xn के सापेक्ष में न्यूनतम करना है। हमारा कंडीशन ऐसा हो कि हमारा जो आउटपुट हो सारे इनपुट को लेने के बाद कम से कम y हो, और हमारे सारे जो इनपुट हों, i से मैं ith इनपुट को बता रहा हूं, सारे इनपुट जो हों 0 या 0 से बड़े हों फॉर ऑल i। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सारे i के लिए ये ट्रू होना चाहिए। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x1 जो है हमें x1 W1 टू Wn और y का फंक्शन मिलेगा। उसी तरह हमें xi भी जो है वो हमें W1 टू Wn y का फंक्शन मिलेगा। सारे ये अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। और xn जो है ये भी जो हमें W1 टू Wn y का फंक्शन मिलेगा। और देयरफॉर हमारा जो टोटल लागत हो जाएगा, कुल कॉस्ट हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं, जो कॉस्ट होगा वो होगा W1 X1 W2 X2 टू Wn Xn। चूंकि ऑल X1 X2 Xn सारे W1 से Wn एवं y के फंक्शन हैं, तो ये भी जब हम ऑप्टिमल लेवल का यूज करेंगे, कोई भी आगत नहीं लेके हम ऑप्टिमल लेवल का आगत लें, तो ये हमें मिलेगा CW1 टू Wn, y। हमने पुराने वीडियो में n इज इक्वल टू 2 रखा हुआ था, बट हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे n 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन आएगा वो ये आएगा। और इसको चूंकि हम आगे लिखेंगे, इस चैप्टर में हम ध्यान देंगे कि W1 से Wn जो है ये तो आगतों का मूल्य है आगतों के बाजार में, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी दिया हुआ मूल्य है उसको हम मान लेंगे, और हम एक ही चीज कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम फॉर्म चला रहे हैं, तो वो है y। तो अभी हम c एज अ फंक्शन ऑफ y और कॉस्ट या लागत एज आउटपुट का फलन की तरह हम इसको यूज करेंगे। और इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसका एक फिक्स्ड कॉस्ट होगा और इसका एक वेरिएबल कॉस्ट होगा, जो कि आउटपुट का फंक्शन होगा। ये स्थिर लागत है, ये परिवर्तनशील लागत है। और यहां से हम लोग दोनों तरफ y से डिवाइड करके हम एवरेज भी निकाल लेंगे। यहाँ एवरेज कॉस्ट होगा वो y का फंक्शन होगा। यहाँ हम ध्यान ले दें कि FC को y से डिवाइड करने के बाद, है ना, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, उसको हम आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल रहा है। और ये एक y का फंक्शन होगा। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है FC, वो y का फंक्शन नहीं है, लेकिन नीचे तो ये y का फंक्शन है। तो जैसे जैसे y बदलेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बदलेगा। सो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि स्थिर लागत जो है वो आउटपुट के साथ नहीं बदलता है, उत्पाद के साथ नहीं बदलता है, लेकिन औसत स्थिर लागत जो है वो उत्पाद के साथ निसंदेह बदलेगा। इनफैक्ट चूंकि ऊपर वाला FC हमेशा फिक्स्ड रहेगा और जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे AFC जो है घटता जाएगा। और वहीं पे अब हमें यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो अब हम देख लें, अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करें। पहले हम देखें कि हमारा y है और हमारा यहाँ पे स्थिर लागत है। हमारा अस्थिर लागत y के साथ नहीं बदलेगा, एक सरल रेखा हर जगह सेम ही वैल्यू होगा। बट अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहे हैं तो ये एक y का फंक्शन होगा और यहाँ पे FC डिवाइडेड बाई y होगा।
तो मान लीजिए y जब 0 के पास हो जाए तो FC मान लीजिए 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, जैसे जैसे ये 0 के पास ले जाएंगे ये अनंत के पास पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हम जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ड्रॉ करेंगे रेखा चित्र में और यहाँ पे हमें y है, तो 0 के नज़दीक के लेवल पे, आउटपुट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 0 बहुत बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हमारा y बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 0 के पास आता जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा हाई पे ऑलमोस्ट ये 0 हो जाएगा, बट कभी 0 को टच नहीं करेगा। तो हमारे पास ऐसा ग्राफ होगा। हम जैसे जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हमारा औसत स्थिर कॉस्ट घटता जा रहा है। हमेशा इसी तरह का बिहेवियर हमें रेखा चित्र में दिखेगा। अब रही बात वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है, चूंकि अगर हम ज़्यादा उत्पाद करेंगे तो हम ज़्यादा हमें अमाउंट में आगतों को, इनपुट्स को लेना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा आउटपुट के साथ बढ़ता हुआ होगा। बट ये बहुत सारे फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो ये हमारे पास लीनियरली ऐसे बढ़ेगा जितना ज़्यादा आउटपुट होगा। अगर हमारे पास डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हमारे पास ऐसा बढ़ता जाएगा, है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट। और हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हमारा धीरे धीरे घटता जाएगा। बट हर केस में वेरिएबल कॉस्ट जो है सो बढ़ेगा। तो हमें डिफरेंट तरह का सिचुएशन मिल सकता है। तो ये वाला जो सिचुएशन होगा उसमें अगर हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इस VC में वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तनशील लागत में हम y से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ कुछ ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समान रह रहा है। तो एक चीज बड़ी ध्यान देने योग्य बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो बदलता नहीं है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत हमेशा घटेगा जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ेगा। इनफैक्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है कि ना बदले, स्थिर हो जाए, है ना। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम पूरे कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट, उस पार्ट ऑफ लागत की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आउटपुट का लेवल बदलते हैं वैसे वैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होते जाता है। बट वो इस दर से भी चेंज हो सकता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील ना रहे, स्थिर हो जाए, और वहां पे ये केस ऐसा हमें मिलता है। उसी तरह हमें कुछ ऐसा भी मिल सकता है ना, और उसी तरह हमें कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि एवरेज कॉस्ट घट जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। सो तीनों सिचुएशन पॉसिबल है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं बदल रहा है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है और एवरेज कॉस्ट घट रहा है। टिपिकली क्या होता है कि कोई भी स्थिर स्थिति हम लें, इवेंचुअली जो है सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है एक लेवल पे जा करके वो बढ़ने लगता है। उसका कारण ये होता है कि सारे इनपुट को प्राप्त कर पाना मार्केट में बड़ा ही कठिन होता जाता है। तो जैसे जैसे हम आउटपुट का लेवल बढ़ाने लगते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है। इवेंचुअली हमें कहने का मतलब है कि उत्पादन में घटते हुए पैमाने का प्रतिफल हमें मिल ही जाता है, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो हमने पहले भी निकाला है कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जोड़ से मिलता है। तो हमारा एवरेज कॉस्ट जो है शुरू में तो घटेगा ही, क्योंकि शुरू में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल से नीचे आ रहा होता है। जब हम y 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 10, तो ये तो हमारे को इन्फिनिटी, अनंत की तरफ ले जाएगा। तो इसीलिए शुरू में जो है सो AFC वाला इफेक्ट, है ना, औसत स्थिर लागत वाला जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है। तो शुरू में एवरेज कॉस्ट घटता ही है, और बाद में चूंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाला इफेक्ट डोमिनेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर y बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 को अगर हम
10 से डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, 100 से डिवाइड करें तो 1/10 मिलेगा, 1000 से डिवाइड करें तो 1/1000 मिलेगा। तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और एवरेज कॉस्ट जो औसत लागत है वो जो है सो औसत परिवर्तनशील लागत से डिटरमिन होता है, तो वो बढ़ने लगता है। तो हमें कुछ ऐसा शेप, यू शेप एवरेज कॉस्ट हमें मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा हमें मिल सकता है। अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी बढ़े ही ना तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा एक समय पे आकर के, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये हमें अक्सर देखा गया है कि हमें यू शेप जो है ना, औसत लागत वक्र जो है सो दिख ही जाता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट की बात करें। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट हमने बात किया था कि अगर 2-3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम सीमांत लागत कह रहे हैं, हिंदी में मैं यहाँ लिख दूं सीमांत लागत। अगर y के लेवल पे बात हो रही है तो ये क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि पहले y प्रोडक्शन था, यहाँ से हम डेल्टा y और ज़्यादा प्रोडक्शन किए, तो जो कॉस्ट में परिवर्तन आया उसकी जो दर है उसको हम सीमांत लागत कहेंगे। इस दर को और भी हम कह सकते हैं कि हम भाई बढ़ाएं क्यों, y की जगह हम घटा लें, है ना, y की जगह हम घटा लें, तो हमें जो परिवर्तन दिखेगा, जो दर दिखेगा, परिवर्तन की जो दर होगी उसको हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। बोलचाल में हम ये भी कहते हैं कि ये जो परिवर्तन हम डेल्टा y का कर रहे हैं, डेल्टा y का न करके हम 1 का परिवर्तन करें, y+1 माइनस सी ऑफ y डिवाइडेड बाई y+1 माइनस y, तो बेसिकली c ऑफ y+1 माइनस सी वाई। मतलब सीमांत लागत वो है जो खर्च हमें 1 यूनिट और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में आता है। माइंड यू कि यहाँ पे जो C है वो W1 W2 और अगर n इनपुट हैं तो Wn तक का फंक्शन है, और यहाँ भी वही बात है। लेकिन ना हम W1 बदल रहे हैं ना W2 बदल रहे हैं, हम क्या बदल रहे हैं, हम आउटपुट का लेवल बदल रहे हैं, हम y से y+1 कर रहे हैं। तो ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, वही हमें सीमांत लागत दे रहा है। तो आइए इसको अब हम ये वाला डेफिनेशन यूज करते हुए समझते हैं कि हमारा, इसको अब हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y ये कैंसिल हो गया। और कॉस्ट को तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इसको 2 भाग में बांट दिया जा सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर कॉस्ट, स्थिर लागत एंड परिवर्तनशील लागत। तो ये जो है सो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और ये जो है आपका परिवर्तनशील लागत हो गया। डिवाइडेड बाय डेल्टा y, तो ये कट गया। तो हम सीमांत लागत को हम वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये परिवर्तनशील लागत में बदलाव की दर को हम सीमांत लागत कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुल लागत में बदलाव, यहाँ हम बात कर रहे हैं परिवर्तनशील लागत में बदलाव। दोनों बराबर ही है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड जो FC वाला टर्म है, फिक्स्ड कॉस्ट वाला टर्म है, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और इस वजह से ये दोनों डेफिनेशन जो है वो सेम ही होगा, दोनों बराबर ही होगा। आइए अब बात करते हैं औसत लागत एवं सीमांत लागत के संबंध के बारे में, है ना। पहले भी हमने ऐसी कुछ बात की थी, हमने संबंध को दर्शाया था जो कि औसत उत्पाद एवं मार्जिनल उत्पाद के बीच में होता है। वैसा ही हमें एक रिलेशनशिप यहाँ औसत लागत एवं सीमांत लागत के बीच में मिलेगा। मान लीजिए कि 10 यूनिट आउटपुट का, 10 यूनिट उत्पाद बनाने का खर्च आपको 100 रुपये आ रहा है, तो औसत लागत जो है 100/10 10 रुपये हो जाएगा, है ना। और मान लीजिए कि 10 से जब आपने आउटपुट बढ़ाकर 11 किया और आपका
कुल लागत जो है सो 111 हो गया। तो अब नया जो औसत लागत होगा 111/11 होगा, जो कि 10.1/11 होगा, 10 से ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से यहां आपका 10 से जब 11 में आए तो आपका सीमांत लागत 11 है। तो अगर सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत अगर आपका औसत लागत से बड़ा है तो ये औसत लागत को बढ़ा देगा, और अगर सीमांत लागत औसत लागत से छोटा है तो ये औसत लागत को घटा देगा। देख लीजिए, यहां मान लीजिए कि 10 से 11 हुआ, 10 से 11 होने में कुल खर्च 100 से बढ़ के 109 हो गया। तो यहां पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत 9 है, यहां पे आपका एवरेज कॉस्ट 100/10 जो कि 10 है, और यहां पे आपका एवरेज कॉस्ट 109/11 है जो कि 10 से कम है ना। ताकि दोनों साइड अगर आप 11 से गुना कर दीजिए तो 109 जो है सो 110 से कम होगा। तो यहां पे चूंकि सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम है तो इसने औसत लागत को घटा दिया। और अगर आप 10 से 11 करते हैं और यहाँ आपका जो है टोटल कॉस्ट 100 से 110 होता है, यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट 10 है, सीमांत लागत भी 10 है, तो नया लागत भी जो है आपको 10 ही, नया औसत लागत भी आपको 10 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर सीमांत लागत जो है वो औसत लागत के बराबर है, औसत लागत के बराबर है, तो औसत लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, औसत लागत परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही रह जाएगा। तो ये बात हमने उत्पाद के केसेस में पहले भी की थी। एक और बात हम देखते हैं कि हमने पहले फॉर्मूला निकाला कि हमारा जो सीमांत लागत होता है किसी लेवल पे, वो हमें y प्लस डेल्टा y का जो कुल लागत होता है घटाओ y का जो लागत होता है और डेल्टा y, ये हम यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो है, हम सीमांत लागत जो है जीरो के पास निकालना चाहते हैं, है ना, जीरो के पास निकालना चाहते हैं, और जीरो के जगह हम कहिए कि डेल्टा y के पास निकालना चाहते हैं। जीरो से बढ़ के ये डेल्टा y हो रहा है, तो यहां हमें क्या मिलेगा, जीरो प्लस डेल्टा y माइनस सी ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा y। हमने ये भी निकाल चुके हैं पहले कि ये जो है वो बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट जीरो प्लस डेल्टा y माइनस वेरिएबल कॉस्ट जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा y। क्यों, हमने एक फॉर्मूला निकाला था, या तो हम कुल लागत यूज करें या हम परिवर्तनशील लागत यूज करें, बात बराबर ही होता है, हमें सेम मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे तो जीरो हो गया, क्योंकि हमने इसी तरह से डिफाइन किया था कि वेरिएबल कॉस्ट वह लागत है जो कि उत्पाद के लेवल के साथ बदलता है। यहाँ कोई उत्पाद नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। तो हमें ये मिल गया वेरिएबल कॉस्ट y पे डिवाइडेड बाय y, और ये जो बराबर है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो अगर हम डेल्टा y, अगर हम कहते हैं कि हम हमेशा परिवर्तन एक का लेते हैं, कि डेफिनेशन हमने लिया था ना कि जहां डेल्टा y हम एक के बराबर लेंगे, तो हमें मार्जिनल कॉस्ट 1 पे जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 के बराबर होगा। चूंकि ये डेफिनेशन डेल्टा y जो 1 ले रहे हैं वहां पे हम एग्जैक्ट सर्टेन नहीं है, वहां पे लगभग ये बराबर ही होगा। लेकिन अगर हम डेल्टा y को बहुत छोटा करते जाएं, डेल्टा y को हम धीरे धीरे जीरो के पास लेते जाएं, तो जो सही मिलेगा वो होगा मार्जिनल कॉस्ट एज जीरो इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अगले वीडियो में इन सब चीजों को ग्राफ के द्वारा प्लॉट करके देखने का प्रयास करेंगे, है ना।
सो आइए चलते हैं अगले वीडियो में।